हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आहार क्या है कि डाइट प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि आहार आयोजन क्या होता है, इसके बारे में देखा था। तो जो कि आहार जो नियोजन है इसके बारे में हमने क्या देखा था कि जैसे बिना अगर आहार आयोजन के अगर हम मतलब कोई भी बिना प्लानिंग के कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य जो होता है वो सही नहीं होता है। जैसे कि और उससे क्या होता है, अगर अब आप उसको बहुत अच्छे ढंग से एक प्लानिंग के थ्रू करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो आप आहार जिस पर्पस से बना रहे होंगे वो पर्पस मतलब आपके मन को उससे संतुष्टि मिलेगी और वो जो मतलब जिस उद्देश्य के लिए आप बना रहे हैं वो उद्देश्य भी आपका पूरा होगा। तो देखिए, जो आहार प्लानिंग की जाती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ रोगी व्यक्ति के लिए किया जाए, ये जो है ये हर व्यक्ति के लिए किया जाता है। हर व्यक्ति के लिए मतलब जैसे कि अब क्या हम हैं तो क्या हमको भी चाहे जो भी आहार दे दिया जाए, या आप हैं तो क्या आपको भी चाहे जो भी आहार दे दिया जाए, नहीं। तो इसके लिए भी एक बहुत मतलब प्लानिंग, बहुत अच्छी तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए कि इस तरीके से हम आहार को बनाएं, इस तरीके से हम भोजन को बनाएं कि जिससे जो जिस उद्देश्य के लिए हम बना रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। और हमने क्या देखा था कि जो आहार आयोजन के लाभ क्या होते हैं, इससे क्या होगा, इससे पैसे की बचत होगी और परिवार में जो रहने वाले लोगों की जो आवश्यकताएं होंगी उसकी पूर्ति होगी। और क्या कि इससे मानसिक तृप्ति मिलेगी। संसाधन जो हमारे संसाधन होते हैं कौन कौन से, धन और क्या होते हैं कि धन होते हैं और क्या होते हैं, समय होते हैं और क्या होते हैं, श्रम होते हैं। ये जो तीन संसाधन होते हैं इन तीनों की बचत होगी। किसके, कब, जब हम कोई भी कार्य कर रहे होंगे, चाहे वो जो भी चीज़ें होंगी उसमें जब हम आहार प्लानिंग कर रहे होंगे, मतलब क्या करेंगे कि फूड प्लानिंग कर रहे होंगे तो उस समय इन तीनों की बचत होगी कि जिससे कि हर लड़की की जो भी, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो कोई वृद्ध हो, मतलब सबकी जो है आवश्यकता पूरी हो सके। और क्या, आहार प्लानिंग करते समय हम ये भी तो सोचेंगे कि हम इस टाइम कौन सी सब्जी बनाएं, क्योंकि हर टाइम किसी व्यक्ति को वही दाल चावल रोटी सब्जी तो नहीं दिया जा सकता ना। हर टाइम जैसे आप मॉर्निंग में किसी को दाल चावल दे दीजिए, रोटी सब्जी दे दीजिए, फिर उसके बाद इवनिंग में आप वही दे दीजिए, तो वो भी सामने वाला बहुत खाते खाते ऊब जाएगा। मतलब आप इस तरीके से उसको करिए। कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो आप उस टाइम आप ये सोचेंगे कि इस टाइम सीजन में कौन सी सब्जी आ रही होगी। आप इस टाइम देखिए, आपको हर घर में मटर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही 1-2 महीने 1-1.5 महीने चलेगा मटर का सीजन, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद वो टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, आपको उस प्राइस में भी नहीं मिलेगा। आप देखिए कि और आपको जितने अच्छे मतलब आपको अभी इस टाइम देखेंगे तो आपको मटर जो है थोड़ी सस्ती भी मिलेगी। तो अगर आप यही बहुत स्टार्टिंग में आप देखिए कि एकदम जब मतलब सीजन शुरू होने के थोड़ा सा मतलब जब पहले ही ले लीजिए तो मटर क्या है, जब बाहर से आती है तो वो बहुत महंगी रहेगी। लेकिन अब इस टाइम देखिए आप मटर आपको ठीक ठाक मिलेगी। तो सीजनी चीज़ आप लीजिए, इस टाइम पालक ले लीजिए, धनिया ले लीजिए और क्या हरा लहसुन, मतलब जो भी चीज़ें हैं अगर आप सीजनी चीज़ खाएंगे तो उसकी पौष्टिकता वो स्वस्थ होती है। वो क्या है, किसी दवाई के थ्रू इस मिलावट बहुत उसमें कम होती है। तो जब भी खाएँ तो मौसम के अनुसार खाएं। और मौसम के अनुसार का मतलब ये होता है कि आप जब ये प्लानिंग करेंगे कि किसको कौन सा आहार देना है, किस टाइम मतलब क्या बनाना है, तो ये भी सोचेंगे। तो ये भी बताइए कि क्या गर्मी में आप बहुत गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वही पूड़ी पराठा पकौड़ी ये सब चीज़ें, मतलब खुद अंदर से इच्छा नहीं होती कि मतलब इतना खाएं। मतलब एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से यही पूड़ी पराठा ये सब खाने का मन नहीं होगा। मतलब उसी हिसाब से हम डाइट प्लान करेंगे कि जिस हिसाब से हमको क्या क्या खाना है और उस हिसाब से हम सोच विचार कर इस चीज़ को करेंगे। तो ये क्या था, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था उसके बारे में था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये कि ये थेरेपेटिक डाइट, इसके बारे में देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, उपचारात्मक आहार। अब ये क्या होता है, उपचारात्मक आहार क्या होता है? ये जो उपचारात्मक आहार होता है कि उपचार का मतलब ही ये होता है कि किसी व्यक्ति के उपचार के लिए किया जा रहा है। उपचारात्मक आहार का मतलब इससे तात्पर्य ये है कि ये आहार एक मतलब ये किसके लिए है, ये एक रोगी के लिए है। इस आहार के थ्रू हम किसी मतलब
ये आहार जो है ये रोगी के लिए होता है, और कोई रोग से जो व्यक्ति जिस रोग से जिस हिसाब से वो ग्रसित होता है और जो डिसीज़ होती है उसके अंदर, उसी बेस पर ये आहार तैयार किया जाता है। कि अगर जैसे किसी को लीवर से दिक्कत है या अल्सर कोई पेशेंट है, मान लीजिए कोई अल्सर का पेशेंट है, तो क्या उसको बहुत मिर्च मसाले आप देंगे? नहीं। तो अगर किसी को देखिए डाइजेशन की दिक्कत है, किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, तो क्या उसको बहुत ठोस आहार देंगे, मतलब जैसे कि पूड़ी पराठा, जिससे वो डाइजेस्ट ना कर पाए, ऐसा देंगे? नहीं। तो ये किसके लिए ये आहार तैयार किया जाता है? ये आहार तैयार किया जाता है, ये रोगी के लिए तैयार किया जाता है। उसी हिसाब से सोच समझकर तैयार किया गया आहार, या इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ये उपचारात्मक आहार वह होता है, ये ऐसा आहार होता है जो रोगी के रोग के लिए उसको निदान करने के लिए, रोगी के रोग का उपचार करने के लिए तैयार किया गया आहार उपचारात्मक आहार कहलाता है। फिर से सुनिए कि उपचारात्मक आहार को हम ये भी कह सकते हैं, यह एक ऐसा आहार है जो किसी भी रोगी को रोग के उपचार के लिए दिया गया आहार होता है, या उसके रोग के निदान के लिए दिया गया आहार, या उसके तैयार किया गया आहार क्या कहलाता है? उपचारात्मक आहार कहलाता है। और ये ताकि उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, जो भी उसकी नीड है, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो सकें। भाई हम जिस पर्पज़ से वो आहार तैयार कर रहे हैं, उस पर्पज़ से, जिस पर्पज़ से हम तैयार कर रहे हैं, अगर उसकी वो आवश्यकता ही नहीं पूरी हो रही, अब किसी व्यक्ति को बहुत मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को अल्सर है, ठीक है, और अगर व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए सिर्फ आप ये किडनी पेशेंट को ले लीजिए, अगर व्यक्ति जो है किडनी पेशेंट है, तो क्या हम उसको, आप बताइए, क्या उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, या फैट दे सकते हैं? तो इसमें से कौन सा आहार ऐसा है कि जो हम लोगों को नहीं देनी चाहिए? तो किडनी पेशेंट को क्या नहीं देना चाहिए? प्रोटीन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे यूरिया बहुत ज़्यादा बनता है, और उससे किडनी पेशेंट को क्या होगा, बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा। किडनी को जो किडनी पेशेंट हैं, उसमें किडनी को जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें सोच समझ कर की जाती हैं। एक रोगी के लिए जो हम डाइट प्लान करते हैं, बहुत सोच विचार कर की जाती है, जिससे उसकी नीड जो है, जिस पर्पज़ से हम बना रहे हैं, वो उसकी नीड जो है वो फुलफिल हो सके। तो ये क्या है? उपचारात्मक आहार है। अब इसमें लिखते हैं, यह एक ऐसा आहार है, यह एक ऐसा आहार है, यह एक ऐसा आहार है जो किसी भी रोगी को, यह एक ऐसा आहार है जो किसी भी रोगी को रोग के उपचारात्मक, मतलब रोगी के, यहाँ पर को नहीं, रोगी के क्या है? रोगी को रोग के उपचारात्मक यह एक ऐसा आहार है जो किसी भी रोगी को रोग के उपचार हेतु प्रदान की जाती है। रोग के उपचार हेतु प्रदान की जाती है। तो ये उपचारात्मक आहार क्या है कि यह एक ऐसा आहार है जो किसी भी रोगी को रोग के उपचार हेतु प्रदान की जाती है। ऐसे आहार को उपचारात्मक आहार कहते हैं, ताकि उसकी शारीरिक आवश्यकता, ताकि क्या हो, उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाए, आवश्यकता पूरी हो जाए। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे उपचारात्मक आहार कहते हैं और थेरेपेटिक डाइट भी कहते हैं। हो जाए, इसे उपचारात्मक आहार कहते हैं। आहार कहते हैं। और क्या इसमें कि ऐसा आहार
ऐसा आहार रोगी की पौष्टिक आवश्यकताओं ऐसा आहार रोगी की पौष्टिक आवश्यकताओं क्या होता है कि पौष्टिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के पाचन के आधार क्या होता है कि पौष्टिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के साथ साथ उसके शरीर आवश्यकताओं की संतुष्टि के साथ साथ उसके शरीर में आहार के पाचन के आधार पर किया जाता है के आधार पर किया जाता है। मतलब कि रोगी को वो अगर किसी रोग से ग्रसित है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको चाहे जैसा आहार दिया जाए, तो ऐसा आहार रोगी की पौष्टिक आवश्यकताओं उसकी जो पौष्टिक आवश्यकताएं हैं, जो भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकताएं हैं, उसकी संतुष्टि के आधार पर उसके शरीर के क्या होता है कि उसके शरीर में आहार के पाचन के आधार पर किया जाता है कि जिसको वो डाइजेस्ट कर सके और जिसको वो आसानी से पचा सके। ऐसे आहार को क्या कहा जाता है कि उपचारात्मक आहार कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि इस रोग में क्या होते हैं कि इसको जो है अन्य नाम से भी जानते हैं, इसके कई नाम होते हैं। इस रोग के कई नाम होते हैं। इसको क्या कहते हैं? पहला क्या है? उपचारात्मक आहार है। उपचारात्मक आहार है। और उसके बाद क्या है कि इसको थेरेपेटिक डाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? थेरेपेटिक डाइट के नाम से जानते हैं। डाइट के नाम से जानते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? जनरल डाइट बोलते हैं। ये देखिए, ये दोनों इसके नाम हैं। तो किसके? इसको उपचारात्मक आहार को थेरेपेटिक डाइट के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में देखते हैं कि उपचारात्मक आहार जो होता है ये किसके लिए? ये रोगी के लिए तैयार किया होता है और इसमें उसकी आवश्यकताओं को, जो पौष्टिक आवश्यकताएं होती हैं, उसके आधार पर यह तैयार किया जाता है। इस रोग में आहार जो है वो अलग अलग तरीके से दिया जाता है। किसी रोगी को की व्यक्ति को जो होती है इस रोग में आहार अलग अलग तरीके से दिया जाता है। मतलब कोई रोगी है तो उनको क्या दिया जाएगा? नाक से मतलब ट्यूब डालकर इस तरीके से दिया जाएगा। अगर किसी को बहुत गले में दिक्कत है तो उनको क्या किया जाएगा? उसके आमाशय में डालकर, मतलब ट्यूब जो होती है वो डायरेक्ट वहाँ पर डाल दी जाएगी, वहाँ से आहार दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इस रोग में जो है वो आहार बहुत अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। रोगी की इसमें क्या करेंगे कि रोगी की आवश्यकता की जानकारी रखेंगे कि रोगी की कौन सी, मतलब उसको क्या आवश्यक है उसकी जानकारी रखेंगे। रोगी की आवश्यकता की जानकारी रखेंगे। आवश्यकता की जानकारी रखेंगे और क्या करेंगे? उसे कुछ एलर्जी ना हो। उसे कुछ एलर्जी ना हो। उसकी जो है सहनशीलता कुछ विशेष जो होती है उसकी क्या है? उसकी सहनशीलता कुछ विशेष पदार्थों के प्रति कम ना हो। विशेष पदार्थों के प्रति
कम ना हो। मतलब कोई व्यक्ति है कि अगर वो मसाले और इन सब चीज़ों को, तली भुनी चीज़ों को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो मतलब ये चीज़ देखते हुए हम तैयार करेंगे कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है। कहीं हम जो चीज़ दे रहे हैं आहार में उस चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, या वो उस चीज़ को अगर हम तेल मसाले दे रहे हैं उसको इस चीज़ से क्या होगा कि वो उस चीज़ को सहन कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें देख कर हम क्या करेंगे, उपचारात्मक आहार को देंगे। और क्या करेंगे, ये भी देखेंगे कि व्यक्ति कहीं वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। क्या देखेंगे, शाकाहारी और मांसाहारी। तो ये सब चीज़ें हम देखकर उसको डाइट देंगे कि जो रोगी है वो क्या है, शाकाहारी वो मतलब आहार लेता है, वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसकी सहनशीलता कुछ मतलब वो अगर हम उसको तेल मसाले ये सब चीज़ दे रहे हैं तो वो इन सब चीज़ों को, तेल मसालों को क्या करेगा, वो सहन कर पाएगा या नहीं। और क्या कि अगर हम जैसे किसी को देखिए, किसी यहाँ पर कुछ एलर्जी ना हो, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि देखिए आप लोगों को ये मतलब पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि लैक्टोज इंटॉलरेंस ना, तो उसे कुछ एलर्जी ना हो। क्या अगर हम उसको देखिए, सब लोग मतलब क्या करते हैं कि सब लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? जिसके में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है वो लोग क्या करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर बच्चों में देखिए कभी कभी क्या करते हैं कि उनको इससे बहुत सी दिक्कत हो जाती है, उनको क्या होता है, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। और जितने भी जैसे दूध हुआ, छाछ हुआ, पनीर हुआ, और मतलब जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको वो नहीं पचा पाते हैं। तो ये क्या है कि अगर उनको, ऐसे व्यक्ति को हम डेयरी प्रोडक्ट देंगे तो क्या वो उनके लिए सही होगा? नहीं। तो मतलब उसे कुछ एलर्जी ना हो, उसकी सहनशीलता कुछ विशेष पदार्थों के प्रति कम ना हो, तो यहाँ पर देखिए मतलब डेयरी प्रोडक्ट अगर उसको वो सहन नहीं कर पा रहा है, मसाले हो गए, अगर उसको व्यक्ति को अल्सर है, मसाले नहीं दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें देखकर हम आहार तैयार करेंगे। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल डाइट क्या होता है। हॉस्पिटल डाइट क्या होता है, जो अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हॉस्पिटल डाइट कहते हैं। अस्पताल में जो आहार चिकित्सा द्वारा तैयार किया जाता है वो आहार रोगी के अनुकूल होती है। मतलब अस्पताल में जो भी आहार तैयार किया जाता है उसको हॉस्पिटल डाइट कहते हैं। वो आहार क्या होता है, रोगी के बिल्कुल अनुकूल होता है। और क्या होता है कि मतलब ऐसा आहार जो, और वो क्या बहुत स्वच्छ होगा, सारे उसमें पौष्टिक तत्व होंगे, मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वहाँ पर वो आहार तैयार किया जाता है। तो अब देखते हैं हॉस्पिटल डाइट। हॉस्पिटल डाइट ये क्या होता है कि अस्पताल में जो आहार चिकित्सा द्वारा तैयार किया जाता है, अस्पताल में जो आहार तैयार किया जाता है वो आहार क्या होता है, रोगी के अनुकूल होती है। वो आहार क्या होती है, रोगी के अनुकूल होती है तथा सभी अस्पताल तथा क्या होगा कि वो आहार रोगी के अनुकूल होती है तथा सभी अस्पताल में जहां भोजन पकाने, अस्पताल क्या होता है कि तथा अस्पताल में जहां पर क्या होगा, जहां पर भोजन पकाने व परोसने की व्यवस्था होती है। आप देखते होंगे कि अगर मतलब वहाँ पर अस्पताल में कई प्रकार के रोगी होते हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि मतलब जो भी हम आहार तैयार किए वो सारे मतलब सारे पेशेंट को हम मतलब दे सकते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सिर्फ इतनी ही नहीं कि वहाँ पर सिर्फ बनाया जाता है, वहाँ पर भोजन पकाने व परोसने की व्यवस्था होती है, परोसने की भी व्यवस्था होती है।
व्यवस्था होती, और क्या होगा, और उनकी वो खुद की स्वयं की तालिका होती है, उनकी स्वयं की तालिका होती है, जिसको दैनिक प्रस्तावित मात्राओं को, जिसको दैनिक प्रस्तावित मात्राओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, जो दैनिक प्रस्तावित मात्राएं होती हैं उस आधार पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसे क्या, इसे हॉस्पिटल, इसे क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल रेगुलर डाइट के नाम से जाना जाता है, डाइट के नाम से जाना जाता है। हॉस्पिटल रेगुलर डाइट के नाम से जाना जाता है। डाइट, हॉस्पिटल रेगुलर डाइट के नाम से जाना जाता है, मतलब अस्पताल में जो भी आहार तैयार किया जाता है वो रोगी को, वहाँ पर वो जो आहार तैयार किया जाता है वो क्या होते हैं कि बहुत पौष्टिक तत्व से भरपूर होते हैं, जो उसमें पौष्टिक तत्व से भरपूर होते हैं, वो बहुत स्वच्छ होते हैं, और ये वहाँ पर क्या होगा कि भोजन पकाने परोसने की भी व्यवस्था होती है, वह उनकी खुद की तालिका होती है, और क्या होता है कि उनकी खुद की तालिका होती है, जिसको दैनिक प्रस्तावित मात्राओं के आधार पर क्या कहता है, उसको ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, और इसे हॉस्पिटल रेगुलर डाइट के नाम से जाना जाता है। अब इसको देखते हैं कि हॉस्पिटल डाइट को कई सारे नामों से जानते हैं। उपचारात्मक आहार को क्या बोल रहे थे कि थेरेपेटिक डाइट बोल रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल डाइट को कई सारे नामों से जानते हैं। कौन कौन से, इसे पहला क्या बोलते हैं, जनरल डाइट बोला जाता है, जनरल डाइट, और किस नाम से जानते हैं, जनरल डाइट बोला जाता है। और दूसरा क्या है, हाउस डाइट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाउस डाइट बोलते हैं, हाउस डाइट बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल डाइट बोलते हैं, नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल डाइट बोलेंगे। हॉस्पिटल बेसिक डाइट बोलेंगे, हॉस्पिटल बेसिक डाइट। और क्या बोलते हैं, इसको हॉस्पिटल बेसिक डाइट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, फुल डाइट बोलते हैं, फुल डाइट। नॉर्मल डाइट बोलते हैं, हॉस्पिटल बेसिक डाइट बोलेंगे। और क्या बोलते हैं, फुल डाइट बोलते हैं। तो ये सब किसके नाम हैं, ये हॉस्पिटल डाइट के, इन सब हॉस्पिटल डाइट को इन सब नामों से जानते हैं, जनरल डाइट, हाउस डाइट, नॉर्मल डाइट और हॉस्पिटल बेसिक डाइट, फुल डाइट, ये सब इसके नाम हैं। किसी भी रोग के उपचार के लिए रोगी को प्रदान की जाती है ये क्या, थेरेपेटिक डाइट। मतलब हमने क्या समझा कि थेरेपेटिक डाइट क्या थी, किसी भी रोग के उपचार के लिए, किसी भी रोग के उपचार के लिए रोगी को प्रदान की जाने वाली डाइट क्या है, थेरेपेटिक डाइट है। इसको देखिए, दोनों में अंतर क्या है, किसी भी रोग के उपचार, किसी भी रोग के उपचार के लिए रोगी
को प्रदान की जाती है, रोगी को प्रदान की जाती है। ये कौन सी डाइट है? ये कौन सी डाइट है? ये थेरेपेटिक डाइट है, ठीक है। और ये क्या है? ये डाइट हॉस्पिटल की तरफ से होती है। हॉस्पिटल डाइट क्या होती है? ये डाइट हॉस्पिटल की तरफ से होती है कि होती है, वहीं पर बनती है, वहीं बनती है। और क्या होती है? ये हर पेशेंट को दी जा सकती है, ये हर पेशेंट को दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो किसी स्पेसिफिक बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए हॉस्पिटल स्पेशल डाइट होती है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई अलग से बीमारी है, कोई अलग बीमारी है जो ये डाइट नहीं ले सकते हैं, कौन सी जो सबको दी जा रही है हॉस्पिटल में, जो डाइट सबको दी जा रही है वो डाइट नहीं ले रहे हैं, तो अब जैसे मान लीजिए सबको दाल और क्या है हरी सब्जी हो गई, इस तरीके के आहार दिए जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा पेशेंट आया है वहाँ पर तो कई तरीके के पेशेंट होते हैं ना। ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिसका मान लीजिए माउथ कैंसर हो और वो मुँह से ना ले पाए, तो उनको अलग आहार, उनकी डाइट अलग होगी ना। तो क्या है कि यहाँ पर ये जो डाइट होती है ये हॉस्पिटल की तरफ से होती है, वही बनती है, ये हर पेशेंट को दी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो किसी स्पेसिफिक बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए हॉस्पिटल स्पेशल डाइट होती है। क्या होता है? उसके लिए हॉस्पिटल स्पेशल डाइट होती है, वो जो है वो अलग से उन लोगों के लिए तैयार की जाती है, उन लोगों को दी जाती है। तो ये क्या हो गया कि ये हॉस्पिटल डाइट हो गई, और ये क्या हो गया? थेरेपेटिक डाइट। ये क्या होता है? ये किसी भी रोग के उपचार के लिए रोगी को प्रदान की जाने वाली डाइट होती है। अब आगे देखते हैं कि हॉस्पिटल डाइट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं। हॉस्पिटल डाइट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको देखते हैं। क्या होता है? ये कम खर्च में तैयार की गई होती है। ये जो है ये कम खर्च में तैयार की गई होती है। और क्या होती है? और किससे? पौष्टिकता से भरपूर होती है। पौष्टिकता, अब हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको पूड़ी पकौड़ी और क्या कि आपको छोले भटूरे तो वहाँ पर मिलेंगे नहीं। तो क्या होगा? वो ये पौष्टिकता से भरपूर होती है। इसे रोगी को पौष्टिक स्तर के ध्यान में रखकर रोगी को क्या होता है कि रोगी के पौष्टिक स्तर को क्या है? ध्यान में रखकर क्या होता है? तैयार की जाती है। तैयार की जाती है। ये आहार उन रोगी को दिया जाता है, ये आहार उन रोगी को दिया जाता है जिसको कोई विशेष समस्या ना हो। मतलब ये आहार उन रोगी को दिया जाता है जिसको कोई विशेष समस्या ना हो, जिसको कोई विशेष समस्या ना हो। समस्या न हो, अर्थात मतलब इसका तात्पर्य ये है कि ये आहार उन रोगी को दिया जाता है जिसको कोई विशेष समस्या ना हो, और जिसको कोई विशेष समस्या होगी उसके लिए कौन सी डाइट होगी?
हॉस्पिटल की स्पेशल डाइट होगी, उसके लिए क्या होगा कि हॉस्पिटल स्पेशल डाइट होगी। और क्या होगा कि इस डाइट को बनाते समय, इस डाइट को बनाते समय ध्यान में रखा जाता है कि आहार जो है वो आसानी से पच सके, और क्या हो कि अधिक गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ मतलब होता है कि जैसे अधिक बहुत ज़्यादा भारी भोजन, मतलब ऐसा भोजन कि जो व्यक्ति जो है वो सही से पचा ना सके, वो आसानी से पचा ना सके। अधिक गरिष्ठ भोजन ना हो कि ऐसा गरिष्ठ भोजन ना हो जिससे शरीर जो है वह आसानी से पचा ना सके। तो ये क्या है कि ये हॉस्पिटल डाइट के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये क्या है कि ये कम खर्चे में तैयार होती है और किससे पौष्टिकता से भरपूर होती है। ये रोगी के पौष्टिक स्तर को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। और क्या होता है, ये आहार उन रोगी को दिया जाता है जिसको क्या हो, विशेष समस्या ना हो, और जिनको विशेष समस्या होती है उनके लिए हॉस्पिटल स्पेशल डाइट होती है। इस डाइट को बनाते समय ध्यान में रखा जाता है कि जो भी आहार ये बनाते हैं, ऐसा आहार कि जो आसानी से पच सके और वो अधिक गरिष्ठ भोजन ना हो। तो इस तरीके को देखकर ये बनाया जाता है। इसमें जो होते हैं सामान्य शारीरिक स्थिति के आधार पर इसमें क्या करते हैं, इसमें सामान्य शारीरिक स्थिति के आधार पर सामान्य तालिका 2000 से 2500 क्या होती है, 2500 कैलोरी तक प्रोटीन, विटामिन की पर्याप्त मात्रा में हो। मतलब कि ये तो RDA के अनुसार है कि कितनी कैलोरी होनी चाहिए पर डे, जो है ये 2000 कैलोरी होनी चाहिए। तो मतलब ऐसी तालिका बनाई जाती है, वहाँ पर ऐसी तालिका बनाई जाएगी कि जिसमें जो प्रोटीन हो, ये कैलोरी है कि जिसमें जो प्रोटीन हो और विटामिन हो, जो भी फैट हो, जो भी मतलब क्या है, प्रोटीन, विटामिन और वसा, मतलब इन सबको जो भी मिनरल्स हैं ये सबको ध्यान में रखकर कि उसमें क्या है कि इतनी बस कैलोरी हो, इसके अंदर हो। ये नहीं कि उसको हम 3500 कैलोरी दे दें, उसको हम 4000 मतलब पर डे 4000 कैलोरी दे दें। हम ऐसी आहार तालिका बनाएं कि जिससे वो उसको बहुत ज़्यादा हम कैलोरी ही खिला दे रहे हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें देखकर वहाँ पर बनाई जाती है। तो इस सब की क्या होती है, पर्याप्त मात्रा होती है। मतलब जो भी वहाँ पर डाइट होंगे, जो भी आहार होंगे, वो बहुत पौष्टिक तत्वों से क्या होंगे, उसमें सारे न्यूट्रिएंट होंगे, पौष्टिक तत्वों से वो भरपूर होंगे, वो बहुत साफ और स्वच्छ तरीके से बनाए गए होंगे जिससे सारे जो है रोगी को दिए जा सके। लेकिन मतलब जो अलग तरीके से रोग से, जो बहुत ज़्यादा इस तरीके से गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं, जिसको नहीं दिया जा सकता, उनके लिए अलग से आहार तैयार किए जाते हैं। उनके लिए हॉस्पिटल कौन सी डाइट, जो उनके लिए अलग से डाइट मतलब हॉस्पिटल स्पेशल डाइट तैयार की जाती है। तो हमने क्या समझा कि हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके के रोगी होंगे, लेकिन हर रोगी को ये आहार नहीं दिया सकता है, उनके लिए स्पेशल डाइट होगी। तो जो हॉस्पिटल में कुछ ऐसे रोगी होंगे जो चबा नहीं सकते होंगे, कुछ ऐसे रोगी होंगे जिनको निगलने में दिक्कत होगी, कुछ ऐसे रोगी होंगे जिसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी। मतलब अलग अलग तरीके के रोग मतलब वहाँ पर रोगी होंगे। तो उनके लिए क्या सबको एक ही आहार दिया सकता है?
नहीं, उनके लिए हॉस्पिटल में स्पेशल डाइट अलग, उनके लिए अलग डाइट होती है, ये आहार उनको नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये क्या है कि ये हमने क्या पढ़ा कि मतलब हॉस्पिटल डाइट के बारे में देखा, और क्या देखा कि उपचारात्मक आहार क्या होती है। उपचारात्मक आहार होता है कि उपचारात्मक मतलब होता है कि उपचार मतलब किसी रोगी के उपचार के लिए तैयार की गई जो डाइट होती है, जो तालिका होती है, या उसको दिया गया उसके रोगी के हिसाब से, रोग के हिसाब से दिया गया आहार, वो क्या कहलाता है, उपचारात्मक आहार कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फीडिंग। ये देखिए हम लोग अब कुछ हॉस्पिटल में बहुत तरीके के रोग पेशेंट आते हैं। किसी के मुंह में कैंसर है, किसी को क्या है, किसी के लीवर में दिक्कत है, किसी के किडनी में दिक्कत है। तो क्या सब अपने मुंह से चबा के खा सकते हैं? कोई व्यक्ति क्या है, कोमा में है। अब जो कोमा में होगा उनको कैसे दिया जाएगा? क्या वो अगर कोमा में है तो उनको आहार दिया ही नहीं जाएगा? नहीं। तो हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से जो है उन लोगों को आहार दिया जाता है। अब ये कैसे दिया जाता है, देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसको समझने में अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ये क्या है कि फीडिंग, इसको लिखते हैं। अब ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य विधि होती है, क्या होती है, सामान्य विधि होती है, और दूसरी क्या होती है, कृत्रिम विधि। इसको क्या बोलते हैं कि नॉर्मल मेथड बोलते हैं, और कृत्रिम को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं। सो देखिए फीडिंग कितने प्रकार की हुई, 2 प्रकार की, एक सामान्य हो गई, दूसरी कृत्रिम विधि हो गई। सामान्य को क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेथड, और कृत्रिम को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मेथड। तो ये सामान्य विधि जो होती है इसको देखते हैं कि ये ऐसे रोगी जो अपने होश में होंगे, क्या होंगे, ऐसे रोगी, ये किस मतलब कैसे, ये सामान्य विधि ये किन रोगी को दिया सकता है, ऐसे रोगी जो अपने होश में होंगे, और अपने मुंह से भोजन कर सकते हैं। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए अब ये सब फ्रैक्चर ना हुआ हो, उसका हाथ पैर थोड़ा बहुत अगर टूटा हो, तो वो भी तो पेशेंट है, तो क्या वो चबा के खा नहीं सकता? भाई उसको बहुत वहाँ पर पूरी पकौड़ी ये सब तो दिया नहीं जाएगा, बहुत छोले भटूरे मसाले वाली चीज़ बहुत ज़्यादा, ऐसा तो आहार रहेगा नहीं। लेकिन जिस बेस पे उनको ध्यान में रखते हुए जो आहार दिया जाएगा, उनको जो भी आहार दिया जाएगा वो क्या उनको चबाने में दिक्कत होगी? नहीं। तो ये सामान्य विधि क्या है, किस तरीके से इसको दिया जाएगा, कौन सामान्य विधि होती है और ये कृत्रिम विधि होती है। ये किस तरीके से दिया जाएगा, ऐसे रोगी जो अपने होश में होंगे उनको सामान्य विधि द्वारा देते हैं, और क्या होंगे, जो अपने मुंह से भोजन कर सकते होंगे, जो अपने मुंह से भोजन कर सकते होंगे। और क्या है कि अर्थात मुख से खाना डाला जाए तो वो चबाने में उसको सक्षम हो, मतलब अगर मुंह में कुछ खाना डाला जाए तो वो क्या करें, उसको चबा सकते हैं, चबाने में सक्षम हो, उसको निगलने में सक्षम हो। तो ये क्या है, सामान्य विधि द्वारा। इसको मतलब डाइट क्या होता है कि मतलब इसमें क्या होगा कि सॉफ्ट डाइट रहेगी, या उसमें क्या होगा, कुछ लिक्विड डाइट थोड़ा सा रहेगा। तो मतलब इस तरीके का मतलब डाइट उनको दी जाएगी कि वो क्या होंगे, क्या करेंगे कि चबाने में उसको सक्षम होंगे। अब ये देखते हैं कि ये डाइट हो गई। अब इसमें देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड में, ये ऐसे रोगी होंगे कि जो मुख से चबाने में वो सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि देखिए बहुत अलग अलग हॉस्पिटल है, इतने वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये कृत्रिम विधि, ऐसे रोगी होंगे, ऐसे रोगी जो चबाने में सक्षम ना हो, या क्या है, या गले से नीचे, या जो गले से नीचे उनको निगलने में दिक्कत हो, क्या होगा कि अर्थात क्या है कि मुख में कैंसर हो, तो क्या किया जाएगा, ऐसे रोगी को कृत्रिम विधि द्वारा जो है कि आहार जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, ये
ये तो सामान्य विधि है। और ये क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्या है, एक जो होता है ये नली द्वारा होते हैं, नली द्वारा, और दूसरा क्या है कि अंतःशिरीय पोषण, अंतःशिरीय पोषण, शिरीय पोषण। तो ये नली द्वारा जो होता है इसे क्या बोलते हैं, ट्यूब फीडिंग। क्या बोलेंगे, ट्यूब फीडिंग। इसे ट्यूब फीडिंग बोलेंगे, इसको इंट्रावेनस फीडिंग बोलेंगे। तो ये क्या है कि कृत्रिम विधि द्वारा दो होते हैं, आर्टिफिशियल मेथड दो होते हैं। कौन कौन से, और ये आहार ऐसे व्यक्ति को प्रोवाइड की जाएगी कि जो व्यक्ति मुंह से चबाने में सक्षम ना हो, जैसे कोई व्यक्ति है उसको माउथ कैंसर है या व्यक्ति कोमा में है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये विधि होती है। उसको दो विधि द्वारा आहार दिया जाता है। कौन कौन से, नली द्वारा और अंतःशिरीय पोषण द्वारा। अब ये नली द्वारा हम देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके बारे में पहले देखते हैं। अभी हम इसके बारे में अंतःशिरीय पोषण के बारे में बात नहीं करेंगे। तो नली द्वारा देखते हैं कैसे नली द्वारा दिया जाता है। नली द्वारा, इसको क्या बोलेंगे, ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग, इसमें क्या है, इसमें मुख जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, इसमें मुख काम नहीं कर रहा होता है। तो उसमें ट्यूब को शरीर के अंग में डाल दिया जाता है। तो उसमें क्या होगा कि कर रहा होता है, तो इसमें ट्यूब को शरीर के अंग में डाल दिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, नली द्वारा हम आहार जो है भोजन देंगे। अब वो उसमें नली द्वारा जो है कोई ठोस आहार नहीं दिया जाता है। मतलब जैसे उसमें नली द्वारा क्या करेंगे कि दाल चावल सब्जी रोटी ये सब मिलाकर नहीं दिया जाता है। उसमें क्या करेंगे, उसके लिए अलग से आहार दी जाती है। तो ये क्या है कि नली द्वारा जो होती हैं वो इसमें मुख काम नहीं कर रहा होता है, तो इसमें ट्यूब को शरीर के अंग में डाल दिया जाता है। ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। ये जो होते हैं ये 3 होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। ये पहले होता है नसिका आमाशयी पोषण। पहला क्या है, नसिका आमाशयी पोषण। इसको क्या बोलते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो ये क्या हो गया, नसिका आमाशयी पोषण। अब उसके बाद क्या देखते हैं कि आमाशयी पोषण, ये नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब दूसरा देखते हैं आमाशयी पोषण। और तीसरे नंबर पे क्या है, आंतड़ीय पोषण। इसको क्या बोलते हैं, जेजुनोस्टोमी ट्यूब। तो आंतड़ीय पोषण को क्या बोलेंगे, जेजुनोस्टोमी ट्यूब। तो ये क्या हो गए, ये नली द्वारा 3 तरीके से दिए जाएंगे। कौन कौन से, नसिका आमाशयी पोषण, आमाशयी पोषण और आंतड़ीय पोषण। तो नसिका आमाशयी पोषण ये कैसे देते हैं इसको देखते हैं। पहला है नसिका आमाशयी पोषण में, नसिका आमाशयी पोषण, इसमें क्या करते हैं
इसमें क्या करते हैं, नसिका मतलब नाक, इसमें नाक द्वारा क्या किया जाता है, ट्यूब डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि नाक द्वारा ट्यूब डालते हैं और देखते हैं कि ये कितनी अंदर तक गया है। जब व्यक्ति को क्या होता है कि खांसी, हल्की सी खांसी आती है, तो क्या होता है कि जब व्यक्ति को हल्की खांसी आती है तो ये समझ लिया जाता है कि यह अपनी ग्रसनी तक, वहाँ तक क्या है कि पहुँच चुका है। तो क्या है कि नसिका आमाशयी पोषण में इसमें क्या करते हैं, नाक द्वारा पोषण दिया जाता है। इसमें नाक द्वारा पोषण दिया जाता है, नाक द्वारा पोषण दिया जाता है। और क्या होता है, इस आहार में नाक में क्या होते हैं, ट्यूब डाल दिया जाता है। इस आहार में नाक में ट्यूब डाल दिया जाता है, नाक में ट्यूब डाल दिया जाता है। और क्या होता है, इसमें क्या होती है, पतली परत, इसमें पतली परत, पतली क्या होती है, पतली, इसमें पतली नरम पॉलीथीन, इसमें पतली नरम पॉलीथीन क्या होती है, पॉलीथीन की ट्यूब होती है। पॉलीथीन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पतली परत पॉलीथीन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। और क्या करते हैं, रोगी की नाक से यह अंदर डाली जाती है, यह अंदर डाली जाती है। करीब कितना डालेंगे, करीब 8 इंच, करीब 8 इंच अंतर, इसमें 8 इंच नली, करीब 8 इंच नली जब अंदर जाने लगती है, तो हल्की सी खांसी आती है, तो हल्की सी खांसी आती है। और क्या होता है, जिसका अर्थ होता है नली जो है वो ग्रसनी तक पहुंच चुकी है, जिसका अर्थ होता है नली कहाँ पहुंच चुकी है, नली जो है वो ग्रसनी तक पहुंच चुकी है, ग्रसनी तक नली ग्रसनी तक पहुंच चुकी है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें नाक द्वारा जो है वो पोषण दिया जाता है। नाक द्वारा उसमें एक पतली सी जो ट्यूब होती है वो किसकी होती है, पतली सी नरम पॉलीथीन ट्यूब होती है, वो नाक द्वारा प्रवेश कराई जाती है। कितने इंच तक जाती है, 8 इंच तक जाती है। और 8 इंच जाने पर हल्की सी खांसी आती है, तो इसका मतलब होता है कि वह जो नली जो है वह कहाँ, ग्रसनी तक पहुँच चुकी है। अब तक उसके पश्चात क्या होता है, रोगी थोड़ा प्रेशर डालता है, मतलब उसको जैसे कि कोई चीज़ मुंह में डालो तो निगलने की कोशिश करता है, तो रोगी क्या करता है कि रोगी थोड़ा प्रेशर डालता है, तो नली, आहार नली से होते हुए रोगी थोड़ा क्या करेगा, थोड़ा प्रेशर डालेगा, तो नली क्या करेगी, नली आहार नली से पहुँचते हुए, आहार नली से होते हुए आमाशय में पहुँचती है, से होते हुए आमाशय में पहुँचती। अब ये क्या किया जाएगा कि जब ये नली कहाँ 8 इंच अंदर डाली जाएगी,
तो हल्की सी खांसी आएगी, जिसका मतलब क्या होगा कि नली जो है वह ग्रसनी तक पहुंच चुकी है। उसके बाद रोगी से कहा जाएगा कि मतलब वो हल्का सा निगलने की कोशिश करे। जब वो हल्का सा निकलेगा तो क्या होगा कि वो नली जो है वह कहाँ तक पहुँचेगी, आमाशय तक पहुँचेगी, और आमाशय में पहुँचने के बाद वहाँ से रस जो है वहाँ से कुछ द्रव्य निकाल कर वो चेक कर लिया जाएगा। जब आमाशय में पहुँच गई तो वहाँ से कुछ द्रव्य निकाल कर चेक कर लिया जाएगा और ये जाना जाएगा कि मतलब वहाँ पर जो भी वहाँ से जो रस निकाला जाएगा उसे चेक कर लिया जाएगा कि वो नली जो है आमाशय में पहुँची है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नली है वो श्वास नली में तो नहीं पहुँच चुकी है। अगर हम क्या हो रहा है कि अगर किसी रोगी को ये ट्यूब डाली जा रही है, अब वो चेक न किया जाए तो कहीं वो श्वास नली में तो नहीं पहुंच गई है, और हम जो आहार डाल रहे हैं वो कहाँ जाएगा, आमाशय की बजाय श्वास नली में पहुंच जाएगा। तो क्या होगा कि रोगी थोड़ा प्रेशर डालेगा और नली जो है आहार नली से होते हुए कहाँ आमाशय में पहुंचती है, आमाशय के कुछ द्रव निकाल कर आमाशय के कुछ द्रव्य निकाल कर निश्चित कर लिया जाता है कि नली आमाशय में है, नली आमाशय में है या नहीं, क्या है कि कहीं श्वास नली में तो नहीं पहुंच गई। मतलब किस लिए चेक किया जाता है कि जो नली है वो आमाशय में न पहुंचकर कहीं श्वास नली में तो नहीं पहुंच गई है। अब नली के ऊपरी सतह पर एडहेसिव चिपकाकर स्टैंड पर ग्रेविटी ड्रिप लगाई जाती है। तो देखिए जब लगा होता है कि वहाँ पर जो पेशेंट होते हैं वो लेटे होते हैं, तो वहाँ पर बगल में रखा होता है, तो वहाँ पर थोड़े से ऊपर जो उसके बेड के ऊपर वहाँ पर इस तरीके से बॉटल टंगी होती है। तो इस तरीके से होता है कि नसिका आमाशयी पोषण, अभी इसमें और है अभी। तो क्या होता है नसिका आमाशयी पोषण में क्या होता है कि जो आहार दिया जाता है वो नाक के थ्रू दिया जाता है। इसमें एक पतली प्लास्टिक की जो होती है वो ट्यूब डाली जाती है और वह रोगी के अंदर डाली जाती है, किसमें, नाक के द्वारा डाली जाती है। करीब कितने इंच तक अंदर जब जाती है, 8 इंच तक अंदर जाती है। तो रोगी को हल्की सी खांसी आती है। खांसी आने पर यह उसको मतलब ये नहीं समझा जाता कि उसको नुकसान पहुँचेगा। खांसी आने पर यह क्लियर हो जाता है कि जो ट्यूब है वह कहाँ पहुँच गई है, वह जो है श्वास नली में पहुंच गई है। कहाँ तक पहुंच गई है कि वह ग्रसनी तक जो करीब 8 इंच अंदर डाली जाती है। तो हल्की सी खांसी आने पर इसका मतलब होता है कि नली जो है वह ग्रसनी तक पहुंच चुकी है। और उसके बाद रोगी को कहा जाता है कि थोड़ा सा प्रेशर देने को, जैसे जिस तरीके से कोई व्यक्ति खाता है उसको निगलता है तो उसको थोड़ा सा प्रेशर देने को कहा जाता है। जब वह प्रेशर देता है तो वो नली कहाँ चली जाती है, तो नली जो है वह आमाशय में पहुँच जाती है। और इसके लिए जब नली आमाशय में पहुंच गई तो क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वहां से आमाशय से कुछ रस निकाल कर चेक करते हैं कि नली जो है वो डाली गई है, तो कहीं आमाशय के बजाय कहीं वो श्वास नली में या अदर जगह वो नहीं पहुंच चुकी है, तो इसलिए उसको चेक किया जाता है। और अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि नली कहाँ तक पहुँच गई, श्वास नली तक पहुँच गई। इसका चेक भी कर लिया गया कि नली जो है वो पहुँची है कहाँ पर, श्वास नली में। अब नली जो है वो श्वास नली में पहुँच गई है। अब नली का क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि अब नली की ऊपरी सतह पर अब नली की ऊपरी सतह पर एडहेसिव चिपकाकर एडहेसिव चिपकाकर क्या करेंगे, स्टैंड पर ग्रेविटी ड्रिप से
ड्रिप से क्या करेंगे कि जोड़ते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, यह ग्रेविटी ड्रिप रोगी के यह ग्रेविटी ड्रिप रोगी के यह ग्रेविटी ड्रिप रोगी के बिस्तर से 2-3 फीट ऊपर होती है, बिस्तर से 2 से 3 फीट ऊपर होती है। तो हम लोगों ने पूरा क्या पढ़ा, नसिका आमाशयी पोषण मतलब नाक के द्वारा ट्यूब कैसे डाली जाती है, इसके बारे में हमने देखा। इसके बारे में देखिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कि इसमें नाक द्वारा पोषण दिया जाता है। ये ऐसे पेशेंट के लिए होता है जो व्यक्ति क्या करते हैं कि नाक द्वारा जो है उनका जिसका मुंह खराब होता है तो वो क्या करते हैं कि उनके नाक द्वारा पोषण दिया जाता है। अब ये कैसे होता है कि इसमें एक पतली नरम पॉलीथीन की ट्यूब होती है जो कि नाक द्वारा डाल दी जाती है। वह कितने इंच डाल जाने पर, 8 इंच। जब वह कहाँ पर, जब वह रसनी में पहुंचती है तो हल्की सी खांसी आती है, और कितने इंच पहुंचती है, 8 इंच पर पहुंचने पर तो उससे क्या कहा जाता है, रोगी से कहा जाता है कि हल्का सा वो उसको निगलने का प्रयास करे। जब वह निगलते हैं तो निगलने पर वह जो है कहाँ पर पहुंच जाती है, जब वो निगलते हैं तो वह आमाशय में पहुंच जाती है, वो नली जो है वो आमाशय में पहुंच जाती है। उसके बाद आमाशय में पहुंचने पर उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से द्रव्य निकाल कर जांच की जाती है कि नली जो है वो आमाशय की जगह कहीं श्वास नली में तो नहीं पहुंच गई है। अब जब श्वास नली में पहुंच जाती है, ये क्लियर हो जाता है कि श्वास नली में नहीं पहुँची है, कहाँ पहुँची है, आमाशय में, तब नली की क्या करते हैं, ऊपरी सतह पर एडहेसिव चिपकाकर स्टैंड पर ग्रेविटी ड्रिप से जोड़ते हैं। और यह ग्रेविटी ड्रिप जो होती है रोगी के कितने फीट ऊपर होती है, रोगी के 2 से 3 फीट ऊपर होती है। तो ये क्या हो गया, नसिका आमाशयी पोषण हो गया, नाक द्वारा कैसे पोषण दिया जाता है। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आमाशयिक पोषण यानी गैस्ट्रोटॉमी। आमाशयिक पोषण गैस्ट्रोटॉमी। ये क्या होता है कि आमाशय में, देखिए नसिका मतलब नाक द्वारा दिया जाता है, ये आमाशय के द्वारा जाता है। आमाशय में प्रत्यक्ष नली होने से, आमाशय में प्रत्यक्ष नली होने से अन्य नलिका के माध्यम, अन्य नलिका के माध्यम से नली डाल सकते हैं, क्या करते हैं कि नली डाल सकते हैं। इस स्थिति में ऑपरेशन द्वारा नली, इस स्थिति में ऑपरेशन द्वारा नली, इस स्थिति में ऑपरेशन द्वारा नली सीधे आमाशय में डालकर आहार दिया जाता है। आमाशय में डालकर आहार दिया जाता है। अर्थात क्या है कि अर्थात सीधे आमाशय में भोजन को नहीं डाला जाता है। भोजन को नहीं डाला जाता है। और इस तरीके से कब दिया जाता है, जब व्यक्ति, जब जो है ये कब दिया जाता है, यह आहार, यह गंभीर स्थिति में, जब क्या होता है कि जब रोगी को स्थिति में दिया जाता है,
दिया जाता है जब रोगी को क्या होता है कि जब रोगी को आहार नली, ग्रसनी इन सब में दिक्कत होती है तब ये आहार दिया जाता है। कहाँ? आहार नली, ग्रसनी इन सब में दिक्कत होती है। तो ये क्या है? आमाशयिक पोषण। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी रोगी का यहाँ से पूरा ये ग्रसनी, ये आहार नली है, ये सब मतलब यहाँ से वो ऊपर से पूरा उसका कोई दिक्कत है, वो नहीं खा सकता है, या तो अगर वो नहीं पचा सकता है, नहीं खा सकता है, पचाने की बात नहीं क्योंकि आमाशय तो सही है, तो अगर वो नहीं खा सकता है, उसके आहार नली में, ग्रसनी में, इन सब में दिक्कत है, आहार नली या ग्रसनी में दिक्कत है, तो क्या होगा कि ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन के द्वारा डायरेक्ट जो है वो ट्यूब जो है वो कहाँ डाली जाएगी? किसमें? आमाशय में। वहीं से सारे आहार डाल दिए जाते हैं। जो भी मतलब उन लोगों की डाइट अलग होती है, वो किसके? ये जो है ये डॉक्टर के द्वारा ये रिकमेंडेड की जाती है कि कैसी डाइट वहाँ पर दी जाएगी। तो क्या होगा कि उनके जो आहार होते हैं वो अलग होते हैं, जो आमाशय में डायरेक्ट ऑपरेशन के द्वारा वहाँ पर नली डाल दी जाएगी और जिससे उनको आहार वहाँ पर पहुँचने लगेगा। अब ये क्या हो गया? ये आमाशयिक पोषण हो गया, गैस्ट्रोटॉमी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि छोटी आंत के मध्य भाग में नली डालकर, छोटी आंत के मध्य भाग में नली डालकर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आंतरड़ी। और क्या बोलते हैं? जेजुनोस्टॉमी। जेजुनोस्टॉमी। तो ये क्या हो गया? छोटी आंत के मध्य भाग में नली डालकर आहार दिया जाता है। ये इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब मुंह तथा आमाशय का पाचन बिल्कुल नहीं हो पाता है। जब मुंह भी बिल्कुल खराब है और आमाशय भी खराब है, तब ये इस विधि द्वारा आहार दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब मुंह तथा आमाशय में पाचन बिल्कुल नहीं हो पाता है। इस विधि में ऑपरेशन द्वारा छोटी आंत के मध्य भाग में छेद कर नली डाली जाती है। के मध्य भाग में छेद कर नली डाली जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर अवशोषण कहाँ होता है? जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो ज़्यादातर अवशोषण कहाँ होता है? उनका छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत के मध्य भाग में नली डालकर कैसे किया जाता है? ये भी जब मुंह जो है और क्या है कि आमाशय ये पूरी तरीके से ख़राब हो या उसमें दिक्कत हो, तो क्या करते हैं? डायरेक्ट कहाँ डालते हैं? ये उसके आंत में, छोटी आंत में क्या करेंगे कि वहाँ पर ऑपरेशन के थ्रू क्या करेंगे? नली डाल देते हैं और उसके बाद वहीं से वो न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। वो जो भी आहार दिया जाएगा वहीं से दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये हमने क्या देखा? दो तरीके के थे। कृत्रिम विधि द्वारा देखे कि ये नली द्वारा था ना, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा? नली द्वारा। अब हम लोग क्या देखेंगे? कृत्रिम विधि के कितने प्रकार देखे थे हम लोगों ने?
2। एक सामान्य विधि था जिसमें क्या था कि जो नॉर्मल डाइट थी, जो पौष्टिक तत्व के आधार पर था, जिसका जो व्यक्ति चबाने में सक्षम हो, जो व्यक्ति खा सकता है, उनके लिए आहार था। अब उसके बाद दूसरा क्या था, कृत्रिम विधि। उसमें 2 थे। उसमें 2 क्या था कि कृत्रिम विधि में एक क्या था, एक नली द्वारा था, एक हमने क्या पढ़ा, नली द्वारा। इसमें हम लोगों ने 3 पढ़े। नली द्वारा में हम लोगों ने 3 पढ़े। पहला क्या पढ़ा, नाक के द्वारा। दूसरा क्या पढ़ा, किसके, आमाशय के द्वारा। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, छोटी आंत के द्वारा। 3 हम लोगों ने पढ़े और तीनों जो है वो अगर शब्द से ही देखिए तो शब्द से ही क्लियर है। नसिका, आमाशयिक पोषण। दूसरा क्या था, आमाशयिक पोषण यानी आमाशय द्वारा। और तीसरा क्या था कि आंतरड़ी पोषण यानी छोटी आंत द्वारा। आमाशय में और छोटी आंत में ये ऑपरेशन करके नली डाल दी जाती है और जिसके थ्रू दिया जाता है। और आंत में जब आंत में तब दिया जाता है जब आमाशय और क्या कि जो ऊपर की जो गले हैं, ये आहार नाल है, ये सब क्या है, ये गला है, ये सब बिल्कुल ख़राब हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, आंत द्वारा पोषण दिया जाता है या आंत द्वारा जो है वो आहार प्रोवाइड किया जाता है। अब ये क्या हो गया, कृत्रिम विधि द्वारा। इसमें नली में 3 थे, इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम क्या देखेंगे कि दूसरा क्या है, अंतःशिरीय पोषण। अंतःशिरीय पोषण ये कितने हैं, ये 2 हैं। कौन कौन से, पहला है कि ये क्या होता है, अंदरूनी शिरा में पॉलीथीन ट्यूब द्वारा। अंदरूनी शिरा में क्या है, पॉलीथीन ट्यूब द्वारा इन्फ्यूज़न। तो अंदरूनी शिरा में पॉलीथीन ट्यूब द्वारा इन्फ्यूज़न है, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि ऊपरी शिरा द्वारा इन्फ्यूज़न। ऊपरी शिरा द्वारा इन्फ्यूज़न। पहला अंदरूनी शिरा में पॉलीथीन ट्यूब। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब शिरा द्वारा कुछ दिनों तक पोषण देना हो। कुछ दिनों तक पोषण देना हो। इस विधि में किसी अंदरूनी अधोमहाशिरा में एक पॉलीथीन ट्यूब प्रवेश कराकर पोषण दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ दिनों तक पोषण देना हो और इसमें ये डालकर छोड़ दिया जाता है और कुछ दिनों तक उसी के द्वारा पोषण दिया जाता है। ये क्या है, अंदरूनी शिरा में पॉलीथीन ट्यूब। उसके बाद क्या है कि ऊपरी शिरा द्वारा इन्फ्यूज़न। ऊपरी शिरा द्वारा इन्फ्यूज़न। ऊपरी शिरा द्वारा इन्फ्यूज़न। उसके बाद क्या होता है कि इस विधि में नली से जुड़ी, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में नली से जुड़ी हुई
सुई को हाथ की सिरा से जोड़कर इन्फ्यूज़न दिया जाता है। तो क्या करते हैं कि इस विधि में नली से जुड़ी हुई सुई को हाथ की सिरा में जोड़कर इन्फ्यूज़न दिया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, ऐसी ही विधि में ऊपरी सिरा द्वारा इन्फ्यूज़न, ऐसी विधि में क्या किया जाएगा, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है और क्या, सैलाइन। तो ये सब जो देखते हैं कि जिसको ग्लूकोज चढ़ा होगा, ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जिसको ग्लूकोज चढ़ा होगा, तो ये इसी विधि द्वारा दिया जाता है। किस विधि द्वारा, ऊपरी सिरा द्वारा इन्फ्यूज़न दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये आज का चैप्टर जो है इतना कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए इससे जुड़े कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं कि बताइए कि इसमें से कौन सा आहार निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा आहार चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, तो ये ऑप्शन लिखते हैं। पहला है रोगियों की आवश्यकता के अनुसार, पहला है रोगियों की आवश्यकता के अनुसार आहार सूची का निर्माण, आहार सूची का निर्माण। तो ये बताइए कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि आहार चिकित्सा का हिस्सा कौन सा नहीं है, इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि रोगियों की आवश्यकता के अनुसार आहार सूची, मतलब ये जो है हम लोगों ने पढ़ी क्या, चिकित्सा जो हॉस्पिटल डाइट हम लोगों ने पढ़ी या चिकित्सा के द्वारा जो दी जा रही है, वो रोगियों की आवश्यकता के अनुसार जो है वो आहार सूची का निर्माण किया जाता है। तो ये क्या, एक तरीके से ये सही है। और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है नहीं। तो दूसरा क्या है कि रोगों के अनुसार मौजूदा आहार का संशोधन, रोगों के अनुसार मौजूदा आहार का संशोधन। अब ये बताइए क्या ये सही है, रोगों के अनुसार, मतलब जितना हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें बताइए कि रोगों के अनुसार मौजूदा आहार का संशोधन, मतलब कि जो भी रोगी के लिए डाइट तैयार की जाती है तो उनके रोग को ध्यान में रखते हुए आहार में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। कि इस तरीके से अगर वो क्या है कि व्यक्ति जो है अल्सर से पीड़ित है या उसको डाइजेशन में दिक्कत है या वो कैंसर पीड़ित है या वो किडनी की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आहार में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो रोगों के अनुसार क्या करते हैं कि मौजूदा जो भी आहार होते हैं उनमें संशोधन किया जाता है। ये भी ऑप्शन क्या होते हैं, यहाँ पर सही होते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं, तीसरा पॉइंट है कि पोषण संबंधी कमियों को सुधारना, पोषण संबंधी कमियों को सुधारना। तो इसको भी, ये भी क्या होगा यहाँ पर, ये सही हो जाएगा कि उसमें जो कमियाँ होती हैं उसमें सुधार करना चाहिए। कैसी डाइट में, एक चिकित्सक डाइट होती है, जो क्या होती है कि जो उपचारात्मक डाइट होती है, जो उपचार के लिए, रोगियों के उपचार के लिए आहार मतलब तैयार किया जाता है, उसके में क्या होता है कि रोगियों के अनुसार आहार की सूची का निर्माण किया जाता है, रोगों के अनुसार मौजूदा आहार का संशोधन किया जाता है, पोषण संबंधी कमियों को सुधारा जाता है। अब ये लास्ट ऑप्शन है कि रोगों के लिए रोगी को दवाई देना। क्या आहार में ये चीजें हैं कि रोगों के लिए रोगी को दवाई देना। तो यहाँ पर ये जो है चौथा ऑप्शन, ये यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, कौन सा चिरकालीन
रोग, कौन सा चिरकालीन रोग नहीं है? इसको देखते हैं। कौन सा चिरकालीन रोग नहीं है? तो पहला क्या है? पहला है मिर्गी, दूसरा क्या है? दूसरा है कैंसर, तीसरा है बुखार और चौथा है ऑप्शन में दमा। तो बताइए इसमें कौन सा चिरकालीन रोग नहीं है? तो यहाँ पूछा है चिरकालीन रोग नहीं है, तो पहले इसको समझते हैं कि ये दो होते हैं, एक होता है एक्यूट, दूसरा क्या होता है क्रोनिक। तो जो एक्यूट होता है, ये एक्यूट क्या है इसको देखते हैं। ये जो एक्यूट होता है इसको क्या बोलते हैं? ये रोग जो होते हैं, ये रोग इसमें क्या होते हैं? मतलब कम समय के लिए होते हैं। ये क्या होते हैं? ये थोड़े समय के लिए होती है, ये थोड़े समय के लिए होती है। और क्या है क्रोनिक? क्या है? ये लंबे समय के लिए होती है और क्या होता है बहुत दिनों बाद ठीक होती है। ये क्या होते हैं? ये काफ़ी समय तक, जैसे साल मतलब 6 महीने मतलब साल भर 2 साल, काफ़ी लंबे समय के बाद ये ठीक होती है। ये लंबे समय के लिए होती है, लंबे समय के लिए होती है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा चिरकालीन रोग नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मिर्गी। मिर्गी जो है ये चिरकालीन रोग नहीं है। अब ये एक क्वेश्चन और इसमें यहाँ पर देखते हैं, क्या है कि जिन व्यक्ति का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, जिन व्यक्ति का, यानी प्रत्यारोपण मतलब जिन व्यक्ति का गुर्दा जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन व्यक्ति का गुर्दा प्रत्यारोपण, जिन व्यक्ति का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है उसे किसके सेवन को नियंत्रित करना चाहिए? किसके सेवन को नियंत्रित करना चाहिए? अब ऑप्शन में देखिए, पहला क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है। दूसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। और तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे है विटामिन। और चौथे नंबर पे क्या है? वसा। अब यहाँ पर बताइए कि जिन व्यक्ति का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है उसे किस मतलब कौन सा ऐसा है कि जिसको रोक देना चाहिए? कौन सा ऐसा मतलब प्रोटीन है उसमें कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, तो किसको, और वसा है, इन चारों में किसको रोक देना चाहिए? तो इसमें किसको रोकते हैं? प्रोटीन को रोकते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है? क्योंकि प्रोटीन जो है, प्रोटीन डाइजेस्ट क्या होता है कि जब प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जाकर वो नाइट्रोजन और यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन यूरिया क्या करता है? यूरिया ज़्यादा बनाता है। जिससे क्या होता है? जिससे पेशेंट को बार बार यूरिन पास करना होता है। यूरिन पास करना होता है और बार बार जो है
पेशेंट को क्या होगा कि जिससे जो पेशेंट है उसको बार बार यूरिन पास करना होगा और जिससे क्या होगा कि किडनी जो है अपना कार्य सही से नहीं करेगा। तो ये क्या है कि जिन व्यक्ति को गुर्दा का प्रत्यारोपण हुआ है उसे किसका सेवन नहीं करना चाहिए, प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो हमारे शरीर में क्या बनाता है, नाइट्रोजन और यूरिया जो है ये यूरिया का निर्माण ज़्यादा करता है, या यूरिया और नाइट्रोजन का निर्माण जो है वो ज़्यादा बनाता है और जिससे पेशेंट को बार बार क्या होता है, यूरिन पास करना होता है और इससे जो है किडनी अपने कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं करती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये पूरा उपचारात्मक आहार के बारे में पढ़ा। किसके द्वारा, एक जो है ये किस तरीके से दिया जाता है, नली द्वारा जो है वो 3 प्रकार से थे, कौन कौन से, एक नाक द्वारा और दूसरा क्या है आमाशय द्वारा, तीसरा जो है वो आंत द्वारा। ये जो है 3 थे, नली, नाक द्वारा, आमाशय द्वारा और आंत द्वारा। और हमने क्या देखा कि ये जो है थेरेपेटिक डाइट क्या होती है, ये एक डाइट ऐसी डाइट होती है, उपचारात्मक डाइट ऐसी डाइट है जो किसी रोगी के रोग के उपचार के लिए तैयार की जाती है, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, उसके पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर, वो किस तरीके का डाइट चाहता है, उसको किस तरीके की डाइट चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयार की हुई डाइट को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उपचारात्मक डाइट, उपचारात्मक आहार के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गए, ये उपचारात्मक आहार हो गया। और इतना, इसके लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे दूसरे दिन, और उसमें क्या देखेंगे, टाइप ऑफ डाइट। टाइप ऑफ डाइट में ये कितने होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। और यहाँ से जो है ये पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था और उसमें पूछा गया था कि लिक्विड डाइट के बारे में पूछा गया था। इसमें क्या है, ये कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, 5, इसमें 5 प्रकार के हैं। एक सामान्य डाइट है, सामान्य आहार, दूसरा क्या है अर्ध ठोस, तीसरा है द्रव्य, फिर उसके बाद है कि पूर्ण द्रव्य, और 5वां जो है वो सौम्य आहार है। तो ये 5ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या तो दूसरे दिन पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। थैंक यू।